नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, जब भी किसी को शारीरिक समस्या आती है तो एक ही नाम सूझता है, डॉक्टर। और हमारी सारी उम्मीदें डॉक्टर पर टिक जाती हैं और शायद यही कारण है कि डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहते हैं। आज भी हम एक डॉक्टर के साथ बैठी हुई हैं, डॉक्टर दीपक पुरी, जो कार्डियक साइंसेज, कार्डियक सर्जरी के डायरेक्टर हैं और मैक्स हॉस्पिटल में ये भूमिका निभा रहे हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी सर, सबसे पहले तो हम यही पूछना चाहेंगे कि डॉक्टर बनना आपका ख्वाब था या आपके परिवार वालों का, और आपने कार्डियक क्षेत्र को ही क्यों चुना? डॉक्टर बनना मेरा बचपन से ही ख्वाब था। अब कब एग्जैक्टली शुरू हुआ ये तो मुझे ऐसा ध्यान नहीं आता, लेकिन जब भी बचपन में कोई बीमार होता था तो मुझे ऐसे दिल में भावना होती थी कि मैं उसकी केयर करूं। और जैसे मेरे मदर को कई बार ब्रोंकल अस्थमा होता था तो वो फिर डॉक्टर उनको ड्रिप लगा के जाते थे, तो वो कहते थे कि 15 to 20 ड्रॉप्स जानी चाहिए पर मिनट। तो मैं बैठ के पूरी रात वहाँ पे काउंट करता रहता था कि कितनी ड्रॉप हैं, कम तो नहीं हो रही, ज़्यादा तो नहीं हो रही। तो उस तरह से मेरे को ये बचपन से ही भावना पैदा हुई थी दिल में कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूं और मैं समाज की सेवा करूं। और एक हमारे जानकार डॉक्टर साहब थे, वो बहुत बड़े सर्जन थे, डॉक्टर ए के शर्मा। तो वो हमारे शिमला में बहुत ही मशहूर सर्जन थे। वो हमारे घर उनका आना जाना था। तो एक बार उन्होंने ऐसा बातों बातों में व्यक्त किया कि अगर वो हार्ट के सर्जन होते तो उनको बहुत खुशी होती, लेकिन उनके दिल का एक अरमान ही रह गया कि वो हार्ट के सर्जन नहीं बन सके। तो उस दिन मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई। तो मुझे ये लगा कि हार्ट का सर्जन जो है वो एक बहुत ही डिज़ायरेबल सा एक ब्रांच है और बहुत से लोग उसके लिए तमन्ना करते हैं हार्ट सर्जन बनने के लिए। तो अगर मैं भी हार्ट सर्जन बनूं तो शायद मैं कुछ कर सकूं सोसाइटी के लिए। तो उन दिनों हार्ट की बीमारियों का इलाज भी बहुत अच्छे से नहीं होता था इंडिया में, कम इलाज होता था। लोग ऑपरेशन कराने के लिए जो है वो विदेश भी जाना पड़ता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे इंडिया में काफ़ी डेवलपमेंट हुई और आज की डेट में इंडिया जो है वो किसी भी कंट्री से पीछे नहीं है। और अदर बहुत सारी चीज़ों में जैसे बीटिंग हार्ट सर्जरी है, उसमें इंडिया जो है वो नंबर 1 माना जाता है अभी। सर, ये बताइए कि हायर स्टडी की अगर हम बात करें तो आपने MBBS की है, MS की है और MCH की है। MBBS या MS के बारे में तो बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन MCH के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। ये पूछना चाहेंगे कि ये कौन सी स्टडी है और इसमें आपने कौन सी स्पेशलाइजेशन की थी? जो MBBS है वो तो सभी को मालूम है कि MBBS तो बेसिक स्टडी होती है, जो एक ग्रेजुएशन होती है मेडिकल फील्ड में। और उसके बाद जो है वो हर एक डॉक्टर जो है वो स्पेशलाइजेशन के बारे में सोचता है, तो वो एक फील्ड चुनता है। तो उसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है, वो जो मेडिकल फील्ड चुनते हैं वो MD होता है और जो सर्जिकल चुनते हैं वो MS होता है। और जैसे मैंने MS चुना था तो मैंने PGI में MS किया और वो जनरल सर्जरी में किया। उसमें सर्जरी की सभी ब्रांचेस के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, हमारी रोटेशन होती है। और कंप्लीट होने के बाद जो है उसके फर्दर अगर किसी ने सुपर स्पेशलाइजेशन करनी हो तो उसमें फिर वो उनको ब्रांच चुननी होती है। जैसे मैंने कार्डियक सर्जरी और थोरेसिक और वैस्कुलर इकट्ठी यहाँ पे CTVS के नाम से जानी जाती है, जिसमें कार्डियक, वैस्कुलर और थोरेसिक तीनों ब्रांचेस होती हैं। तो कार्डियक जो होता है वो तो हार्ट की सर्जरी से रिलेटेड होते हैं, और जो थोरेसिक होता है वो हमारी छाती के, लंग्स के और जो छाती के अंदर और ऑर्गन्स होते हैं, जो ट्यूमर्स होते हैं, कुछ और बीमारियां होती हैं, थायमस होता है और इस तरह से हमारी फूड पाइप होती है। और उस तरह से जो ऑर्गन्स हमारे चेस्ट के अंदर होते हैं उसके बीमारियों के बारे में सर्जरी जो होती है। और जैसे आजकल वीडियो असिस्टेड सर्जरी होती है जो हम काफ़ी करते हैं यहाँ पे, तो इन सब के लिए फिर वो थोरेसिक ब्रांच होती है। और जो वैस्कुलर ब्रांच होती है वो होती है जो खून की नालियों के लिए होती है। तो उसमें जैसे बड़ी नालियाँ होती हैं, जैसे अयोर्टा होती है, या फिर जो दूर की नालियाँ होती हैं जैसे जो ब्रेन को जाती है नाली, कैरोटिड वेसल्स होते हैं, या फिर जो लेग्स को जाती हैं जैसे फीमोरल आर्टरीज होती हैं। तो
उनकी सर्जरी जो है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है ओपन सर्जरी होती है जिसमें हम कट लगा के सर्जरी करते हैं, और एक होती है जो एंडोवैस्कुलर होती है जिसमें जो गाइड वायर डाल के और फिर हम वो अंदर जो स्टंट होता है उसको प्लेस कर देते हैं। तो वो अलग एक ब्रांच है जिसको एंडोवैस्कुलर सर्जरी बोलते हैं। तो ये सभी जो है ब्रांचेस जो हैं, इन सब के बारे में बेसिक अगर जैसे स्टडी करनी है तो इंडिया में कार्डियोवैस्कुलर और थोरैसिक सर्जरी का एक साथ कोर्स होता है। अब थोरैसिक का अलग से भी शुरू होना शुरू है और वैस्कुलर के भी शुरू होने, क्योंकि ये और भी ज़्यादा फर्दर आगे स्पेशलाइज होती चली जा रही हैं ब्रांचेस। तो अगर आप बाकी विदेशों में देखो तो यूएस वगैरह में वो कार्डियक की अलग होती है सुपर स्पेशलाइजेशन, वैस्कुलर की अलग होती है और थोरैसिक की भी अलग से होती है। तो पहले जब हमारे टाइम में तो सब एक साथ होती थी तो हमने एक साथ ही सब ब्रांचेस की है उसमें। लेकिन फर्दर जो होते हैं कई सर्जन्स जो होते हैं आगे फर्दर अपने आप को वो रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं कि पर्टिकुलर ब्रांच में कोई कार्डियक ही करते हैं, कोई थोरैसिक ही करते हैं, कोई वैस्कुलर ही करते हैं। और जनरली जो होता है ट्रेंड ये होता है कि कार्डियक ज़्यादातर लोग करना पसंद करते हैं और थोरैसिक में कम लोग को इंटरेस्ट होता है। लेकिन मेरा पर्सनली जो है थोरैसिक में भी काफ़ी इंटरेस्ट है। मैं वीडियो असिस्टेड सर्जरीज़ भी करता हूँ काफ़ी, और मुझे कार्डियक में भी इंटरेस्ट है। तो हम बाईपास सर्जरी बीटिंग हार्ट पे करते हैं और उसके साथ साथ हम ये वैस्कुलर और थोरैसिक भी करते हैं, एंडोवैस्कुलर भी करते हैं। जी सर, अब आपके डॉक्टरी सफ़र की बात करते हैं। हम पूछना चाहेंगे कि सबसे पहले आप कौन से हॉस्पिटल में डॉक्टर बनकर गए थे और ये सफ़र फिर कैसे जारी रहा? सबसे पहले जब मैंने MBBS पास किया तो मैं काफ़ी मेरिट में स्टूडेंट रहा थ्रू आउट MBBS। लेकिन फिर भी इमीडिएटली आफ्टर MBBS जो मैंने रूरल एरिया में जाके 3 साल सर्व किया और वहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझा और वहाँ पे लोगों के साथ क्या क्या दिक्कतें आती हैं उनको भी समझा। और उसके बाद फिर मैंने फर्दर आगे स्टडी करने के लिए मैं PGI चंडीगढ़ आया और वहाँ से मैंने MS और MCH किया। और वहाँ पे PGI में MCH करने के बाद फिर मुझे इमीडिएटली जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब भी मिल गया वहाँ पे। अच्छा। तो फिर मैंने वहाँ पे ही कंटिन्यू किया और वहाँ पे मैंने PGI में एज असिस्टेंट प्रोफेसर भी सर्व किया। तो ये सारा पीरियड जो था ये गवर्नमेंट जॉब का था। उसके बाद फिर फोर्टिस हॉस्पिटल से मुझे कॉल आई, तो वहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और जो फैसिलिटी वाइज जो था वहाँ पे फोर्टिस में ज़्यादा बड़ा यूनिट था कार्डियक का, और PGI में अभी वो डेवलपिंग स्टेज में था। एडवांस्ड कार्डियक सेंटर आना था लेकिन उसमें कम से कम 7-8 वर्ष और लगने थे। तो इसलिए फिर क्योंकि मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं हर तरह की सर्जरी करूं और दुनिया की लेटेस्ट टेक्निक्स जो हैं वो मैं सीखूं, इसलिए फिर मैंने वहाँ से छोड़ के फोर्टिस हॉस्पिटल में ज्वाइन किया। और फोर्टिस हॉस्पिटल में मैंने ऑलमोस्ट 13 इयर्स तक काम किया। अच्छा। और वहाँ पे मैं फिर एडिशनल डायरेक्टर था कार्डियक सर्जरी का। और वहाँ पे मैंने कार्डियोवैस्कुलर और थोरैसिक सभी फील्ड्स में काम किया। और साथ में वहाँ पे जब लीवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम शुरू हुआ तो मैंने लीवर ट्रांसप्लांट में वैस्कुलर एनास्टोमोसिस करने के लिए वो मुझे बुलाते थे, तो वो फिर मैं उनकी लीवर ट्रांसप्लांट टीम में भी था। और जब किडनी ट्रांसप्लांट शुरू हुआ वहाँ पे तो फिर मैं किडनी ट्रांसप्लांट टीम में भी था। और वहाँ पे जब वो नालियाँ जो रीनल आर्टरी होती है छोटी होती हैं या कई बार 2 आर्टरी होती हैं उनको जोड़ के पेंटालून बनाते हैं, तो वो सब काम फिर मैं उनके साथ करता था। तो उसमें जो भी डिफ़िकल्ट केसेस होते थे, इंटरेस्टिंग केसेस होते थे, तो कभी मैं पीछे नहीं हटा। मतलब मैंने डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट केसेस को भी कोशिश किया कि वो कामयाब हो जाएं, और काफ़ी हद तक हमको कामयाबी भी मिली और अच्छा आउटकम आता था। जी, बात यही कहते हैं कि अगर मेहनत से काम करें तो अच्छा आउटकम जो है वो ज़रूर आता है। तो सर ये बताइए कि आपने अभी जिक्र किया है कि आप PGI में असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं, तो ये टीचिंग की जर्नी कैसी थी आपकी और कहाँ पर कौन कौन से इंस्टीट्यूट में आपने बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर काम किया है? टीचिंग का मुझे
पहले से ही शौक़ था और मेरे को टीचिंग का थ्योरेटिकल टीचिंग और एक प्रैक्टिकल टीचिंग में बहुत फ़र्क होता है। तो मुझे शुरू से ही ये था कि टीचिंग को सिंप्लीफाई करके आगे स्टूडेंट्स तक और जूनियर्स तक पहुंचाया जाए और उसको इतना इंटरेस्टिंग बनाया जाए कि किसी को स्ट्रेस ना हो, क्योंकि बहुत सारे हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको ये बहुत स्ट्रेस रहता है टीचिंग के लिहाज से कि बहुत डिफ़िकल्ट स्टडी होगी और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और बहुत सारे लोग जो ड्रॉप आउट हो जाते थे, जैसे एमएस में भी हमने देखा कि हमारे बैच में से कई लोग ड्रॉप आउट हो जाते थे विद इन 1 मंथ, क्योंकि वो उतना हार्ड वर्क नहीं कर पाते थे। तो एक तो मेरे को ये शौक़ था कि जो हमारी टीचिंग है उसको हम सिंप्लीफाई करके आगे लोगों को बताएं, और दूसरी ये मुझे था कि हम जैसे हमको स्ट्रगल करना पड़ता अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, कोई हमारे फंडिंग एजेंसीज़ नहीं होती थी कि हम कोई नई टेक्निक सीखने जाएं तो हमारे को कोई हेल्प करे, और कोई हमारे को सपोर्ट भी नहीं मिलता था इतना कि हमारे कोई लोग हमारे को इनकरेज करें या स्पॉन्सर करें कि भाई आप ये चीज़ सीख के आ जाओ। तो वो गवर्नमेंट में भी इतना सपोर्ट नहीं मिला और प्राइवेट में भी नहीं मिलता था। प्राइवेट में तो बिल्कुल भी कोई ऐसा टीचिंग के लिए या एकेडमिक्स के लिए कोई सपोर्ट नहीं होता था। लेकिन हमने फिर भी जब मैंने पीजीआई में टीचिंग किया, वहाँ पे एमएस एमसीएच को भी टीचिंग ही माना जाता है, और उसके बाद जो मैंने वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर काम किया वो भी मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैंने फोर्टिस में जब मैं गया तो सब लोगों ने मुझे कहा कि आपका एप्टीट्यूड तो टीचिंग में है, तो आप प्राइवेट में जाके क्या करोगे। तो फिर मुझे ये अपने मन में विश्वास था कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर हमें अगर कोई सिंसियरिटी है, अगर डेडिकेशन है, तो हम कहीं पे भी जाके कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर मैंने वहाँ फोर्टिस में, हालांकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल था, फिर हमने वहाँ पे टीचिंग प्रोग्राम शुरू किया और एवरी सैटरडे हम वहाँ पे टीचिंग करते थे, और उसमें हम जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और लेटेस्ट जो भी हमारे को नई चीज़ें पता लगती थी, जो डे टू डे हमारे केसेस आते थे उनमें जो कॉम्प्लिकेटेड होते थे या कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें होती थी, उनको हम डिस्कस करते थे। और फिर हम हर साल जो है नेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जो है, आपको हैरानी होगी ये जान के कि इवन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट या बाकी जो टॉप के इंस्टीट्यूट थे कार्डिक के, उनसे भी हमारे ज़्यादा पेपर्स मैं डालता था उसमें। तो हमारे 8 पेपर, 9 पेपर, 7 पेपर हर कॉन्फ्रेंस में हम डालते थे, और मैं अकेला ही जाके एक हॉल से दूसरे हॉल में 6-6, 7-7, 8-8 पेपर प्रेजेंट कर रहा होता था। और फिर धीरे धीरे मैंने अपने कोलीग्स को भी इनकरेज किया, वो भी इनकरेज होके पेपर्स वो भी प्रेजेंट करने शुरू हुए। तो हमने फिर बाहर भी, अब्रॉड में भी जाके प्रेजेंट करना शुरू किया। तो शुरू में काफ़ी दिक्कत आती थी। जब मैं फ़र्स्ट टाइम फोर्टिस में था, मेरे को न्यूयॉर्क से कॉल आई, तो वहाँ पे मैं गया पेपर प्रेजेंट करने के लिए। तो मेरा जो पेपर था वो हाईली अप्रिशिएट हुआ था, और उस टाइम पे उन्होंने वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में सिर्फ एशिया से 2 ही लोग थे जिनका कि वहाँ पे टॉक था, और उनमें से एक मैं था और दूसरा जो थे वो जापानीज़ थे। तो जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे वो काफ़ी रिप्यूटेड थे डॉक्टर, हमारे कार्डिक सर्जरी के, मागदी याकूब नाम था उनका। तो उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया था कि जो हमने वहाँ पे टॉक दिया। हालांकि उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि ज़्यादातर सर्जरीज जो हो रही हैं हार्ट की, वो इंडिया और चाइना में हो रही हैं, और एशिया में, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। लेकिन जब एकेडमिक्स की बात आती है तो अमेरिका में और यूरोप में जो है वो ज़्यादा लोग एकेडमिक्स करते हैं। वहाँ पे जो स्पीकर थे वो ज़्यादातर, वो जो आउट ऑफ 125 स्पीकर्स, 123 दे वर आइदर फ्रॉम यूरोप और यूएसए। सो उसमें मुझे ये लगा कि एकेडमिक्स में हमको पीछे नहीं रहना चाहिए। तो उसके बाद फिर मैं काफ़ी और भी कंट्रीज़ में मुझे उन्होंने बुलाया, और काफ़ी बार मुझे उन्हें, क्योंकि हमारे को फंडिंग की बहुत प्रॉब्लम आती थी, तो बाहर अब्रॉड जाना जो था, जैसे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में टीचिंग में उनको साल में 1-2 बार बाहर जाने के लिए फ़ंड्स मिलते, लेकिन प्राइवेट में कोई फंडिंग नहीं थी, इसलिए हमको काफ़ी दिक्कतें आती थी। लेकिन फिर मेरे को काफ़ी कंट्रीज से ट्रैवल ग्रांट देके उन्होंने बुलाया।
तो उसके बाद फिर वो जब ट्रैवल ग्रांट दे के बुलाते थे तब फिर फ्रीक्वेंटली मैंने जाना शुरू किया। फिर एशियन फैकल्टी वालों ने मुझे बार बार बुलाते थे, वो तो हर एशियन कॉन्फ्रेंस में जाके फिर हम अपनी नई टेक्निक्स उनको प्रेजेंट करते थे और जो भी अपडेट्स होते थे उनको प्रेजेंट करते थे। उसके बाद फिर हमने वहाँ पे फोर्टिस में DNB प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें कि 6 साल की MBBS के बाद कार्डियक सर्जरी में ही DNB दी जाती थी। तो वो प्रोग्राम शुरू होने के बाद वहाँ पे भी फिर हम टीचिंग करते थे। और फिर साथ में चितकारा यूनिवर्सिटी ने MBA हेल्थ केयर शुरू किया, तो वहाँ पे भी उन्होंने मेरे को टीचिंग फैकल्टी में रखा था और अभी तक भी मैं हूँ उनकी टीचिंग फैकल्टी में। तो हम उनकी क्लासेस लेते हैं और उनको जो MBA स्टूडेंट्स हैं जो मैनेजमेंट में जाते हैं बाद में, उनको हम बताते थे कि कैसे मेडिकल ब्रांचेस में डिफ़िकल्टीज़ आती हैं और कैसे उसको हम कॉस्ट इफ़ेक्टिव बना सकते हैं ट्रीटमेंट्स को। बाहर से जैसे हमारे को इनवाइट करते हैं कॉन्फ्रेंसेस में, कभी टॉक्स के लिए, कभी वर्कशॉप्स के लिए। तो एक अपना भी हमारा एक ग्रुप मैंने स्टार्ट किया था जिसको जो कि अब ट्रस्ट है और उस कार्डियोमर्जन के नाम से है। तो उसमें बेसिकली कार्डियोमर्जन का एम ये था, कार्डियो मीन्स एनीथिंग रिलेटेड टू हार्ट और मर्जन मीन्स मर्जर ऑफ ऑल स्पेशलिटीज़। तो उसमें हमने देखा था कि ज़्यादातर जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनको बहुत सारी बीमारियां होती हैं। किसी को किडनी की बीमारी होती है, किसी को ब्रेन से रिलेटेड बीमारी भी होती है, किसी को लंग से रिलेटेड बीमारी भी होती है, डायबिटीज़ होती है, उनको हाई ब्लड प्रेशर भी होता है और उनको और भी बहुत सारी स्पेशलिटीज़ की हेल्प की ज़रूरत होती है। और प्लस उनको डाइट का बहुत ही मेटिकुलस एडवाइस चाहिए और उनको फिजियोथेरेपी भी अच्छी चाहिए, उनको फिज़िकल एक्टिविटी कितना करना है वो भी प्रिसाइज होना चाहिए। तो वो सब एक जगह पे अगर हम नहीं दे रहे हैं तो फिर वो उसमें बहुत कन्फ्यूजन होता था। तो उसमें बहुत सारे पेशेंट निगलेक्ट भी होते थे और बहुत सारे पेशेंट जो है कंफ्यूज घूमते थे और कई बार कॉम्प्लिकेशन होती थी, तो ये नहीं पता लगता था कि कौन सी स्पेशलिटी देख रही है पेशेंट को। तो फिर हमने ये सब देखते हुए हमने शुरू किया था और बहुत सारे यंग हमारे पास लोग आ रहे थे जो यंगर एज ग्रुप में, जिनको कि हार्ट की डिजीज़ हो रही थी या डायबिटीज़ हो रही थी, इवन हार्ट अटैक्स हो रहे थे और वो हमारे पास इमरजेंसी में आते थे। तो हमारे को बहुत दुख होता था कि इतनी यंग एज में इनको हो गया और दे वर नॉट इवन अवेयर कि उनको ये बीमारी हो गई है और सडनली रात को अटैक आता था, फिर पता लगता था कि ऐसा हो गया। और एक बार एक यंग लड़का आया था जिसको कि स्ट्रोक भी हो गया था और उसको हार्ट अटैक भी हो गया था और वो उसकी वाइफ जो थी वो रो रही थी कि इनको बचा लीजिए। तो ये सब बातें देख के हमको लगता था कि वी शुड डू समथिंग टू मेक पीपल अवेयर अबाउट प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स ऑल्सो, क्योंकि वो इंडिया में हम बिल्कुल ही इग्नोर करते हैं। और फिर जैसे मैं विजिटिंग सर्जन गया यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में, USA में, बाल्टीमोर में, और वहाँ पे मैंने डॉक्टर जोनास बोनाटी के साथ काम किया जो प्रेसिडेंट थे रोबोटिक्स सोसाइटी के। और रोबोटिक्स के बारे में मैंने देखा, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये थी कि हम इंडिया में रोबोटिक को लाना चाहते थे लेकिन इसलिए उस टाइम नहीं ला सके क्योंकि एक तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा था और दूसरे उसमें कार्डियक में इतना बेनिफिट्स नज़र नहीं आ रहे थे। क्योंकि जितना वो पेशेंट को ऑपरेट करके थर्ड पोस्ट ऑफ डे पे भेजते थे उतना हम बीटिंग हार्ट पे उनको ऑपरेट करके थर्ड पोस्ट ऑफ डे पे भेज देते हैं और कॉस्ट जो होता है ट्रीटमेंट का उससे बहुत कम होता है। तो इसलिए उसका कुछ बेनिफिट इतना नज़र नहीं आया। और फिर मैं वहाँ पे मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी के और ये जो टैवी प्रोसीजर है जिसमें कि बिना ऑपरेशन किए ही वाल्व चेंज कर दिया जाता है, उसकी ट्रेनिंग के लिए मैं उधर गया था सिएटल। वहाँ पे स्वीडिश हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैंने जाके उनके साथ काम किया कुछ टाइम। और उसके बाद मैं लिप्जिग हार्ट सेंटर है जर्मनी में जो बहुत बड़ा यूरोप का सेंटर है, वहाँ पे डेली 30 के करीब सर्जरीज़ होती हैं, 9 ऑपरेशन थिएटर उनके चलते हैं। तो वहाँ पे भी मैंने उनका देखा। तो वहाँ पे देखने के बाद मतलब मुझे ये थोड़ा एहसास हुआ कि इंडिया में भी जो हार्ट की सर्जरी है वो काफ़ी एडवांस्ड है और हम लोग किसी से पीछे नहीं है। सिर्फ हमारे को प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अदरवाइज स्किल वाइज जो है इंडियन सर्जन्स को काफ़ी हाई रैंक किया जाता है। और फिर मुझे जैसे जापान से 3 बार ट्रैवल ग्रांट मिला, वो हमने जो QTMI में हम
सर्जरी करते थे और ट्रोपोनिन का लेवल देखने के हिसाब से हम डिसाइड करते थे कि कब सर्जरी करना सही रहेगा। और जो कम जिनका हार्ट का पंपिंग होता है उसमें हम देखते थे कि क्या करने से सर्जरी का बेस्ट रिज़ल्ट आएगा। तो वो सब मैंने प्रेजेंट करने के लिए मुझे उन्होंने बुलाया वहाँ पे। और फिर सिंगापुर में मैं 2 बार गया हूँ एशियन कॉन्फ्रेंस में, और एक बार हमने अपनी कार्डियोमर्जन की कॉन्फ्रेंस भी वहाँ पे की है सिंगापुर में। और प्लस जो एशियन कॉन्फ्रेंस है उसने मुझे बैंकॉक में बुलाया था, फिर फुकेत में बुलाया था और सिंगापुर में बुलाया था। और फिर वहाँ पे जाके हम अपना जो हम बीटिंग हार्ट टेक्निक्स करते हैं या जो हाई रिस्क में हम सर्जरी करते हैं वो उनके साथ हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो हमारा पर्पस ये था कि हम पूरी दुनिया में एक यूनिफॉर्मिटी लाएं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूएस में ये वाली सर्जरी ज़्यादा अच्छी होती है, इंडिया में ये वाली ज़्यादा अच्छी होती है और चाइना में दूसरी कोई सर्जरी ज़्यादा अच्छी होती है। तो पेशेंट को कहीं पे भी दुनिया में हो उसको एक यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो उसको अचीव करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पूरी दुनिया के जो टॉप के सर्जन्स हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो सारे मिलके एक प्लेटफॉर्म पे काम करें। फिर ये जो हमने 2011 में जब कार्डियोमर्जन शुरू किया था तो फिर हमने पूरी वर्ल्ड से जो बुलाए थे लोग, तो 22 कंट्रीज से आए थे टॉप के जो उनके क्लिनिशियंस थे, और उसमें 46 स्पीकर्स जो थे वो अब्रॉड से थे और 55 स्पीकर्स इंडिया से थे। तो उन्होंने मिलके फिर ये हमने 2 दिन का कॉन्फ्रेंस किया और उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि जो हार्ट के पेशेंट हैं उनका ट्रीटमेंट के लिए टीम अप्रोच होना चाहिए। जी दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कार्डियोमर्जन एक ग्लोबल ग्रुप है जिसके फाउंडर डॉक्टर दीपक पुरी है और बहुत अच्छे ढंग से ये काम करता है। कैसे काम करता है, क्या बेनिफिट होता है लोगों को, लोग कैसे जुड़ सकते हैं, इसके बारे में जल्दी ही हम डॉक्टर दीपक पुरी से बात करेंगे डिटेल में और बहुत जल्दी वो प्रोग्राम जो है आपके सामने पेश किया जाएगा। सर, एक सवाल ज़रूर पूछना चाहेंगे उन बच्चों के लिए जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का ख्वाब होता है कि हम भी डॉक्टर बने, तो डॉक्टर बनने के लिए शुरू से ही वो कैसे तैयारी करे, कितनी मेहनत करे कि वो एक अच्छे डॉक्टर बन सके? डॉक्टर बनने के लिए मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है जी। और आपको अपने जो कई बार जो होता है अपने शौक़ भी साइड लाइन करने पड़ते हैं, अपनी फैमिली को भी साइड लाइन करना पड़ता है। आपका एक फोकस होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए कि आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है, और उसके लिए कंपटीशन भी टफ़ है। उसमें 10 लाख से ज़्यादा लोग अपीयर होते हैं, तो उसमें कुछ थोड़ी से लोग जो होते हैं MBBS में सिलेक्ट होते हैं, और उसके बाद फिर आगे भी फर्दर 5 साल काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। और उसके बाद वहाँ पे बाकी प्रोफेशंस में ऐसा होता है कि एक बार आपने कंप्लीट कर लिया उसके बाद फिर आपकी लाइफ इजी हो जाती है। लेकिन MBBS एक ऐसा फील्ड है मेडिकल फील्ड जिसमें कि आपकी डे बाय डे मुश्किल होती जाती है। उसके बाद आप फिर MS के लिए तैयारी करते हो, फिर उसमें भी बहुत टफ कंपटीशन होता है। आपको अपनी चॉइस की ब्रांच मिलने कभी पॉसिबल होगा अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो और सिंसियरली करते हो एफर्ट। और उसके बाद जब आपको मिल जाता है आपका पसंद का सब्जेक्ट, तो उसके बाद 3 साल ऐसे होते हैं जो कि आपको बिल्कुल जैसे पुराने ज़माने में कहते थे ना कि आपको उधर आश्रम में भेज देते थे ट्रेनिंग के लिए, और फिर गुरु जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, बस उसी तरह की ट्रेनिंग होती है। वो दिन रात में कोई फ़र्क नहीं होता। उसके बाद जब आप ट्रेनिंग करके ख़त्म करते हो तो उसके बाद कुछ लोग तो स्पेशलिस्ट होके ही संतुष्ट होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको होता है कि हम आगे कुछ फर्दर करें, तो फिर सुपर स्पेशलाइजेशन में जाना पड़ता है। उसके लिए अलग से फिर कंपटीशन होता है, उसके लिए अलग हार्ड वर्क मेहनत होता है। उसके बाद जब आदमी MCH की डिग्री लेके भी या जो मेडिकल फील्ड में जाते हैं उनको MD की होती है, फिर बाद में DM की होती है। वो सब डिग्रीज़ लेने के बाद और जिसमें कि लगातार आप 12 ईयर्स की जो है मेडिकल फील्ड में हार्ड वर्क करने के बाद आपका जर्नी स्टार्ट होता है। लेकिन उसके बाद वो जर्नी डे बाय डे टफ होता जाता है, क्योंकि जब आप पेशेंट्स देखते हो फिर आपको पेशेंट से डील करना है। और मेडिकल फील्ड जो होती है वो मैथमेटिक्स नहीं होती कि 2 और 2 4 ही होंगे। उसमें बहुत सारे चीज़ें जो होती हैं अनएक्सपेक्टेड भी हो जाती हैं, कई बार जो होती कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। और फिर आपको डे नाइट में कोई कभी भी कॉल आता है, आपको जाना होता है, और आप
पेशेंट्स को ट्रीट भी करना है, उनकी फैमिली को भी प्यार से डील करना है और उनका जो है सेटिस्फाई भी करने हैं जो उनकी क्वेरीज़ हैं। तो इन सब के लिए जो होते हैं टोटली ड्रेन आउट करती है इंसान को। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि आप जो भी काम करें ना उसको एंजॉय करो। अगर आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हो, अगर आपको जो खुशी मिल रही है जब एक पेशेंट ठीक होके जाता है, अब बहुत डिफ़िकल्ट हम ऑपरेशन करते हैं जिसमें कि बहुत कम चांसेस होता है पेशेंट के बचने का, लेकिन जब वो पेशेंट ठीक होके जाता है तो वो एक खुशी हमको जो मिलती है वो उस खुशी को किसी चीज़ से आप कंपेयर नहीं कर सकते और उस खुशी के लिए ही हम इतना हार्ड वर्क करते हैं। अदरवाइज़ मेडिकल प्रोफेशन कोई इतना ज़्यादा कोई पेइंग भी नहीं है अगर आप बाकी प्रोफेशन से करो, और इसमें कोई ऐसी इतनी ज़्यादा कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई लग्जरीज़ नहीं है और डॉक्टर को मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन जो ये पेशेंट केयर से जो रिस्पेक्ट मिलती है और जो हमारे को खुशी मिलती है वही हमारा मोटिवेटिंग फोर्स होता है। तो साइड बाय साइड हमको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे प्रोफेशन में बिकॉज ऑफ हम फॉल्टी लाइफस्टाइल अपनाना पड़ता है, हमारा स्लीप पूरा नहीं होता, हमारी डाइट प्रॉपर नहीं होती, हमारे को लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, तो उसकी वजह से हम खुद भी बहुत सारी डिजीज़ के लिए प्रोन हो जाते हैं। और हमको जो है देखा गया है कि जो एवरेज डॉक्टर की लाइफ स्पैन है वो बाकी कम्युनिटी से 5 या 10 साल कम है और उनको बहुत सारे हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन होने का रिस्क उनके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हमको अपने सेल्फ का भी ध्यान रखना है, अपनी बॉडी का, फिज़िकल, मेंटल और सोशल फिटनेस का भी ध्यान रखना है और हमको इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमने डी-स्ट्रेस करना है अपने आप को। और क्योंकि इसमें डॉक्टर्स में ये भी देखा गया है कि एडिक्शन की टेंडेंसी भी ज़्यादा होती है और हमारे सुसाइडल टेंडेंसी भी ज़्यादा होती है कंपेयर टू द रिमेनिंग पॉपुलेशन। तो इसलिए हमको इन चीज़ों से भी बचना है और हमारे को अच्छे हेल्दी डी-स्ट्रेसिंग टेक्निक्स अपनाने हैं जिससे कि हम जब भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरते हैं तो हम अपने आप को डी-स्ट्रेस करते रहें, सो दैट वो जो अंदर स्ट्रेस है वो पाइल ऑन ना हो जाए और उसके फिर बैड इफ़ेक्ट्स ना आए हमारी बॉडी पे। वाकई ही सर ने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि डॉक्टर जो है बहुत मेहनती होता है, ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि शुरू से ही हमें पता है कि MBBS करना बहुत मुश्किल है, लेकिन MS, MCH करना और उसके बाद सारी उम्र ही शिक्षा के साथ जुड़े रहना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सर ने एक बात कही है कि पेशेंस होनी बहुत ज़रूरी है और आपका हम्बल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट के साथ साथ जो पेशेंट के घर से लोग आते हैं उनको भी संभालना होता है कहीं ना कहीं, और अपने आप को भी स्ट्रेस से दूर रखना होता है। तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं। सर आपने कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत खुशी है कि आपने मुझे मौका दिया अपने विचार लोगों तक पहुंचाने का। जी, तो ये थे डॉक्टर दीपक पुरी, हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।